May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning. Good morning. Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताएं कुछ। जी सर, मैं सर फलौदी ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैंने 10th 2012 में करी और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से और मैंने पीजी किया है पॉलिटिकल साइंस में अच्छा। और नेट जेआरएफ भी किया पॉलिटिकल साइंस में और वर्तमान में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में जिला आबकारी कार्यालय जोधपुर में पदस्थापित हूँ। अच्छा, ये आपने अपना 10th और 12th तो साइंस बैकग्राउंड से किया, उसके जी बाद ग्रेजुएशन में आर्ट्स में कैसे शिफ्ट हो गए आप? जी। इसके पीछे सर जो मेन वजह थी मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी थी। तो मैंने एक साइंस की बेसिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए 11th-12th साइंस से करी और उसके बाद मैंने सर बीए करी। अच्छा, तो पर उसमें काफ़ी आपका स्कोर एकदम ड्रॉप हो गया है, जी। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे एक कारण तो है कि मैं उसमें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी में लग गया था अच्छा, और दूसरा कारण मैंने स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में करी थी। अच्छा। अच्छा, तो आपको बेसिक साइंस की नॉलेज के लिए आपने 12th तक साइंस अ, ऑप्ट किया था। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अपने घर में हुँ, पाए जाने वाले बेसिक साइंस केमिकल्स कौन-से होते हैं, जो अपने घर में पाए जाते हैं? कोई भी 3 केमिकल के नाम बता सकते जैसे NaCl नमक हैं? हुँ, हुँ। और H2SO4 जो हम सफाई में काम लेते हैं और हुँ, तीसरा हम पानी को ले सकते हैं H2O। बिल्कुल। जी, चलिए बहुत बढ़िया। आप फलौदी जिले से आते हैं, जी। तो फलौदी जिले की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी कौन-सी है जो वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ की ऐसा कौन-सा उद्योग है या वहाँ का कौन-सा ऐसा आप समझ रहे हैं मतलब एनर्जी है या मतलब वहाँ का वाटर रिसोर्स है, जो प्रदेश की जीएसडीपी में अपना योगदान देते हैं? फलोदी में सर सबसे अच्छा अगर कोई आर्थिक एक्टिविटी है या उसकी संभावना है तो वो है सोलर एनर्जी हुँ, हुँ। जिसमें हम देख देख सकते हैं कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला वो भी फलोदी में है और फलोदी में सोलर पार्क और सोलर एनर्जी की संभावनाएं सर सबसे अधिक है। कितने गीगावाट का है वो? वो सर 2245 गीगावाट का है। अच्छा, जी। ये सोलर सेल किस कांसेप्ट पे काम करता है? हम्म, सोलर सेल है एक, वो किस कांसेप्ट पे काम करता है? सॉरी सर अभी मुझे अच्छा, फलौदी में जो लोकल उद्योग होते हैं अपने, जो राजस्थान जिनको प्रमोट करता है, हम्म, छोटे हम्म, लघु उद्योग और हम्म। राजस्थान के जो उद्योग हैं, ऐसे कौन से उद्योग हैं जो स्पेसिफिक टू फलौदी हैं? उसमें सर एक तो नमक उद्योग है और दूसरा कॉटन इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है। अच्छा, जी। नमक उद्योग की कुछ मेजर कंपनियां बता सकते हैं राजस्थान में जो हैं? राजस्थान में सर बड़े लेवल पे देखें तो जैसे सांबर साल्ट लिमिटेड है सांबर में हुँ, हुँ, हुँ। और डीडवाना में है कंपनी का सर मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक डीडवाना में है और जैसे पचपदरा में है। ये हुँ, बड़े लेवल पे हुँ। नमक का उत्पादन होता है। अच्छा, ये बताइए आप जैसे ये जो लघु उद्योग हैं, हम्म, इनके प्रमोशन के लिए, प्रोत्साहन के लिए राजस्थान में कौन-कौन सी इकाइयाँ हैं? सरकारी इकाइयाँ, गैर सरकारी इकाइयाँ कौन-कौन सी जो इनके प्रोत्साहन और संरक्षण का काम करती हैं? इकाइयों में सर हमारा जो उद्योग और निवेश संवर्धन विभाग है हुँ, हुँ। सबसे बड़ी इकाई तो वो है और उसके साथ हम देख सकते हैं रिको है हुँ, वो भी हुँ। इनको फाइनेंशियली हेल्प भी देता है और इसके साथ शेड स्थापित किए गए हैं और फिर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज भी जारी करी है जैसे रिप्स है हुँ, हुँ। उनसे भी इनको सपोर्ट मिलता है। अच्छा, आप बजट बजट पढ़ा आपने इस बार का? जी। बजट में कौन-कौन सी घोषणाएँ हुई हैं फलौदी से संबंधित? कोई 2 घोषणाओं का नाम बताएँ? सबसे बड़ी घोषणा तो हुई है सर एक फलोदी जयपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की हुँ, हुँ। और दूसरी सर एक गवर्नमेंट कॉलेज की भी कौन-सा गवर्नमेंट कॉलेज? फलोदी के पास सर गांव का नाम याद नहीं अच्छा, अच्छा। चलिए अगर आपको एक राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है,
और वहाँ पे किसी भी धर्म से संबंधित कोई एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ आपको पदस्थापित किया जाता है और वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर धर्म का एक रैली निकलनी है, ठीक है ना? और आपको आशंका है कि वहाँ पे कुछ इस तरह की हो सकती है कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। तो आपकी चेन ऑफ कमांड क्या रहेगी? और आपका क्या प्रोसेस रहेगा? आप किसको अवगत कराएँगे? क्या प्रोसेस रहेगा इसमें आपको हैंडल करने का कि वो जो रैली है, वो शांतिपूर्वक निकल जाए? सबसे पहले तो सर जो रैली निकालेंगे वो परमिशन लेंगे। तो किससे उनको भी लेंगे? एसडीएम से। आप खुद एसडीएम वही तो मैं आपको बोल रहा हाँ, हूँ, आप तो राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी हुँ, हैं, दैट इज़ एसडीएम। तो सर जब वो परमिशन लेने आएँगे, तो उनको जो प्रॉपर रूट होगा और उसके बारे में एक पहले तो उनको खुद को भी अवगत करा देंगे कि आपकी रैली है वो भी शांतिपूर्वक निकले, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ-साथ सर उस क्षेत्र में जो पुलिस फ़ोर्स है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाएँगे और उस समय पुलिस पर्सनल्स है उनके किसको क्या डिप्लॉयमेंट निर्देश देंगे? किस-किस मतलब आप मुझे पद का नाम बताएँ कि इस पद को ये निर्देश दिए जाएँगे? निर्देश में सर जो डीवाईएसपी है वहाँ के, हुँ, हुँ। उनको निर्देश देंगे कि कानून व्यवस्था और पुलिस फ़ोर्स वहाँ डिप्लॉय करनी है। दूसरा सर जो धर्मगुरु है उस धर्म के, हुँ, हुँ। उनसे भी वार्ता करेंगे और उनको ये बताएँगे कि आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि ये शांतिपूर्वक निकल जानी चाहिए। और दूसरे सर जैसे फायर ब्रिगेड है उनको भी एक्टिव मोड में रखेंगे कि कुछ इमरजेंसी सर्विसेज़, फायर ब्रिगेड इमरजेंसी सर्विसेज। एम्बुलेंस। ठीक है, ठीक। सर, आबकारी विभाग जी सर। आबकारी विभाग का जो रेवेन्यू जी, होता है, जी, उसका राजस्थान की जीडीपी में जी। महत्व है। बिल्कुल है सर। और है तो इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे पहले सर आबकारी विभाग राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा विभाग है जो रेवेन्यू देता है स्टेट को। प्लस पॉइंट की बात करें तो सर स्टेट जब वेलफेयर की स्कीम चलाता है और अपने स्टेट में कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए मशीनरी को रन करने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। तो पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि रेवेन्यू देने वाला दूसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। और नेगेटिव सर अगर हम इसको देखें तो हम एक उस सोर्स से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं जो ऐसा कहा जाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। क्योंकि जहाँ से रेवेन्यू आता है, जी, उसके हार्म सोसाइटी को होते हैं। जी। आप कहाँ तक सहमत हैं? सर इसके पीछे पहली बात तो ये है कि अगर हम पूरी तरह से जैसे शराबबंदी कर दें तो अवैध और हथकढ़ शराब का उत्पादन बढ़ जाता है जिससे लोगों को ऐसी शराब मिलती है जो गुणवत्तापूर्ण नहीं होती है जिससे उनके स्वास्थ्य को ज़्यादा नुकसान होता है। तो सरकार का इंटेंशन यही होता है कि उनको एक गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित मानकों युक्त शराब मिले। फिर सर उनके स्वास्थ्य को नुकसान ना हो, इसलिए जो आबकारी नीति होती है उसके साथ में मद्य संयम की नीति भी अपनाई जाती है, जिसमें हम आम जन को जागरूक भी करते हैं और वो कम से कम शराब का कंज़प्शन करे, इसलिए भी प्रोत्साहित करते हैं। गांधी जी का क्या विचार था इसे लेकर के? सर गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर मैं तानाशाह बन जाऊँ या मेरे पास तानाशाह जैसी शक्तियाँ मिल जाए तो मैं भारत में सबसे पहले शराबबंदी लागू करूँगा। हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में सर आर्टिकल 47 ये प्रावधान करता है कि स्टेट सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण में वृद्धि करेगा और मादक योग्य पदार्थ है उनको बैन करेगा। ठीक है। जी, राइजिंग राजस्थान अभी एक इवेंट राजस्थान में हुआ। जी सर। उस आयोजन को हुए टाइम हो गया है, हुँ। और आप उस आयोजन को किस नज़र से देखते हैं? क्या उपयोगिता और क्या राजस्थान को उससे लाभ होगा? सर आयोजन का उद्देश्य था राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और उस आयोजन में लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। तो उस दृष्टि से देखें तो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से ऐसे आयोजन राज्य के लिए ज़रूरत है। कुछ माह पहले ही अभी एक कुछ दिनों पहले ही अखबार में न्यूज़ थी राइजिंग राजस्थान के एमओयू को लेकर। क्या थी वो? जितने मात्रा में एमओयू हुए, वो सर धरातल पे उस मात्रा में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। कितनी मात्रा मात्रा कुछ बताई थी? सर एग्ज़ैक्ट डाटा मुझे याद नहीं। तो फिर इससे आउटकम कैसे आएगा? अगर ऐसे ही परिणाम आएँगे तो फिर तो फ्लॉप हो गया है। सर हम अगर ये सोच लें कि चीज़ें पूरी तरह से धरातल पर उतर जाएगी,
तो वो संभव नहीं होता है। लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए, तो उसका जितना मैक्सिमम आउटपुट धरातल पर उतर सकता है, वो उतना ही स्टेट को फ़ायदा हो। ठीक है। आपने आपकी हॉबी में लिखा है टू टॉक विद एल्डर पर्सन्स, जी सर। मतलब सर, जो वृद्ध जन होते हैं, उनसे वार्तालाप करना मुझे अच्छा लगता है। आपकी नौकरी में अगर आप कहीं ऐसी जगह रहे जहाँ नहीं कोई मिल रहा है ऐसा व्यक्ति, तब ये हॉबी का क्या हो? अ अ, ऐसा तो सर संभव नहीं है कि कोई नहीं मिले, लेकिन अभी जब मैं बोर हो जाता हूँ या रूटीन वर्क से थक जाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि वृद्धजनों से वार्तालाप करूँ। अगर वहाँ कोई नहीं मिलेगा, तो मैं जैसे मोबाइल फ़ोन से नहीं, जो मेरे वृद्धजन आपसे बात करना नहीं चाहते, मान ऐसी स्थिति में आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। पर सर मैंने देखा है कि वृद्धजन सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि वो किसी से बात करें, क्योंकि जिस डिजिटल एरा में हम जी रहे हैं। आप 100% श्योर हैं हमेशा आप चाहोगे तब बात होगी? मैंने सर जिन-जिन के साथ बात करना हॉबी चाहिए। का मतलब क्या है? हॉबी का मतलब है जब आप रूटीन के काम से बोर हो जाओ, तो ऐसी चीज़ करो जो आपको एक तरह से रिफ्रेश कर दे। आपको रिफ्रेश कर और जी, दूसरों को अ, दूसरों को सर ये कोई वो ज़रूरी हॉबी डिस्टर्ब ना करे, डिस्टर्ब नहीं करे। है ना? जी, तो कम्युनिकेशन इज योर हॉबी, नॉट देयर हॉबी। जी। तो फिर ये तो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया मैटर। पर ऐसा नहीं है कि सर मैं उनके साथ ज़बरदस्ती कुछ वार्तालाप करना आप चाहता हूँ। नहीं करोगे तो फिर हुँ, आपकी हॉबी परस्यू नहीं हो रही। पर ऐसा भी नहीं है कि सर हॉबी परस्यू नहीं हो तो फिर हम उसी व्यक्ति से बात करें। हमारे सामने कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, या अपने रिलेटिव है जो वृद्धजन, उनसे भी बात कर सकते हैं। तो जो वृद्धजन, जी, आपने स्पेसिफिक किया है वृद्धजन। जी, मैं कह रहा हूँ ऐसी स्थिति जहाँ वृद्धजन नहीं है, जी। फिर हॉबी कैसे परस्यू होगी? सर जैसे मैंने अभी बताया, उसका अल्टरनेटिव है कि हम जैसे मोबाइल से बात कर सकते हैं अपने मिलने-जुलने वालों से। फिर दैट इज नॉट कंसिडर एज एन हॉबी। जी, हॉबी को स्पेसिफाई करना होता है, और जी, हॉबी इज लाइक अ कांस्टेंट प्रोसेस व्हिच विल गो अंटिल एंड। जी, जब तक आप हैं तब तक वो चलेगी, जी, और वो आपकी होगी, और वो जी, किसी को इफेक्ट भी नहीं करेगी, जी, है ना? तो इस पे सोचना पड़ेगा आपको। जी। लोक देवता से आपका क्या समझते हैं? और कोई 3 लोक देवता के बारे में बताइए। लोक देवता सर वो हो महान पुरुष हुए जिन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ थी, उनके खिलाफ कुछ ऐसा काम किया कि समाज उनको एक तरह से पूजने लग गया। और 3 लोक देवताओं की बात करें तो राजस्थान में पंचपीर के नाम से 5 लोक देवता हैं, नहीं, जिसमें किस हित में काम किया उन्होंने? समाज हित में। समाज, ठीक है। जी, जैसे सर रामदेव जी है, गोगा जी है, पाबू जी है, अड़बू जी है, ये लोक देवता है राजस्थान के। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जी, जो गांधीयन विचार है, जी। वो क्या-क्या है? सर उसमें एक तो आर्टिकल 40 जो राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। दूसरा सर जैसा 47 मैंने बताया, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मादक पदार्थों की रोकथाम। तीसरा सर आर्टिकल 43 जिसमें कुटीर उद्योगों की बात करी गई है, उसको भी हम गांधीयन से जोड़ सकते हैं। फिर आर्टिकल 48 में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण की बात हुई है, उसको भी गांधीवादी डीपीएस भी कह सकते हैं। बस। अ, इसके अलावा सर जैसे वृद्धजन है और जो नीडी पर्सन है, उनकी शिक्षा के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए राज्य प्रयास करेगा। बस। अ, और सर 38 जो जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करता है, उसको भी गांधीवादी विचारधारा से जोड़ सकते देन उसे कैसे जोड़ दें? वो तो हैं। सामाजिक विचार हो। जी, 3 डिवाइडेशन है ना हमारे जी, डीपीएसपी के। जी। पर सर गांधी जी महिला और बालकों के लिए भी कुछ है? 45 में सर। हाँ, जी, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन, जी, इसका इतिहास जी। पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से क्या है? सर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो पहले इलेक्शन हुए थे 52 में, और फिर 57, फिर 62, तो 3 इलेक्शन तक आम तौर पर पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। फिर धीरे-धीरे इन दोनों के मध्य गैप आने लग गया, और फिर कई बार सर राज्य सरकार अपने देश की सरकार ने कोशिश करी, और उसके लिए जैसे विधि आयोग है,
उसने भी 2-3 बार रिकमेंडेशन दी थी वन नेशन वन इलेक्शन की। और फिर भारत सरकार ने सर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित करी और उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर लोकसभा में विधेयक भी लाया गया और वो विधेयक अब सर जेपीसी के पास पेंडिंग पेंडिंग है? है। जी। ओके। वक्फ बिल, वक़्त वक्फ बिल को लेकर के आप सामाजिक समरसता जी, का जो विषय है जी। उसे कैसे देखते हैं? और एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ की 70% जनसंख्या माइनॉरिटी की आती है। जी। वहाँ क्या सोचते हैं आप? क्या व्यवस्थाएं प्रारंभिक रूप से स्थापित करनी चाहिए बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बिल? सर वक्फ बोर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो वक्फ संपत्तियाँ हैं, उनके प्रशासन, उनका मैनेजमेंट और पारदर्शिता के लिए लाया गया विधेयक है। और जहाँ तक माइनॉरिटी जनसंख्या वाले एरिया की बात है, तो एक तो हम सर ये कोशिश करेंगे उनको जो इसकी हकीकत है बिल की, वो समझाएँगे। दूसरी जो सोशल मीडिया पे अफ़वाहें फैलती है, उनको पूरी तरह से उन पे निगरानी रखना और उनको समयबद्ध रूप से रोकना ज़्यादा ज़रूरी होगा। जब 2 प्रावधान ये कर देंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ शांति स्थापित रहेगी। ओके। आपने जो ये ड्रेस पहनी है, इज इट अप्रोप्रिएट फॉर योर नहीं मैडम, इंटरव्यू? मैं इंटरव्यू दूसरी करूँगा। तो टुडे यू शुड वेयर दैट ओनली। मेरा 1 तारीख को इंटरव्यू है, तो उस हिसाब से मैंने ओके। कैन यू डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल? जी। लीडरशिप में लीडर वो होता है जो एक विज़नरी हो, कम्युनिकेशन स्किल उसकी बढ़िया हो और वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी नीड को वो समझता हो। जी। फाइन, ओके। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम जब आपने कोई चैलेंज को ओवरकम किया हो लाइफ में? जी, एनी टाइम व्हेन यू ओवरकम अ चैलेंज, जी। कोई ऐसा लाइफ में आपके आए हो ऐसी सिचुएशन बहुत खराब और आपने उसको ओवरकम किया हो? ऐसी कोई एक घटना तो मुझे नहीं याद आती जिसमें मुझे लगा कि मेरे जीवन की बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। You've never faced any in your student life, any time when you had a challenge और आपने उसको ओवरकम किया हो? अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, एक घटना कोई विशेष। Okay. How can you handle stress and pressure? If you're working somewhere, you are at a good position. So how can you handle stress and pressure? सबसे पहले मेरी थिंकिंग ये होती है कि ये प्रेशर कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। अभी है, अगर मैं जो काम दिया हुआ है, उसको प्रॉपर वे में फ़ॉलो करूँगा तो ये प्रेशर भी दूर हो जाएगा। तो मैं मेरे दिमाग को इस अनुरूप तैयार कर देता हूँ कि इट इज़ नॉट परमानेंट। दूसरा जिस वजह से मुझे प्रेशर फ़ील हो रहा है, उसके मैं कारणों में जानने की कोशिश करता हूँ। और कई बार अपने जीवन में ये होता है कि जो कारण उससे नहीं जुड़े हुए होते हैं, फिर भी हम उन वजह से प्रेशर में आ जाते हैं। तो अगर उस हिसाब से हम उन कारणों को खोज करके और उन चीज़ों को दूर कर दें, जिन वजह से बिना वजह प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। Okay. Like अभी आपने अटैक देखा होगा, तो what security measures you can take if you are at a good position in Jammu and Kashmir? तो क्या security measures आप लेंगे? वैसे मैडम ये बड़े लेवल की सिक्योरिटी का मामला है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ का जो प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनके मध्य प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और हम डिजिटल और टेक्नोलॉजी आप क्या करोगे? Like if you are at a good position, जी, what you will do? इसके बाद में या पहले? इमीडिएट एक्शन। Immediate action, अब ये हो गया, what immediate action you will take? सबसे पहला एक्शन तो होगा कि और ऐसी घटनाएँ वो आतंकवादी नहीं करे। इसके लिए हमें सिक्योरिटी फोर्सेज को एक्टिव मोड पे लाना होगा। दूसरा जो इंजर्ड हुए हैं, उनकी हेल्थ की रिकवरी के लिए उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल्स पहुँचाना और उनकी रिकवरी के प्रयास करना। तीसरा इस घटना के बारे में अगर कुछ अफ़वाहें फैलती है, तो उनको रोकने के प्रयास करना। वेरी जी। गुड। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म? लाइक अभी तो बहुत हो रहा है, तो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म? क्योंकि यहाँ पर एक पॉलिटिकल इशू हो जाता है हिंदू मुस्लिम्स, तो व्हाट इज द रूट कॉज बेसिकली ऑफ टेररिज्म? जैसे हम ये जम्मू कश्मीर में टेररिज्म की बात करें तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है पाकिस्तान का।
वो अपनी एक तरह से विदेश नीति के रूप में टेरर को फंडिंग करना और इंडिया पे अटैक करने के लिए तैयार करता है। फिर हम ये देख सकते हैं कि जो आर्थिक वंचना होती है, वो भी लोगों को टेरर की तरफ ले जाती है। तीसरा हम किसी विचारधारा से भी जोड़ सकते हैं, चाहे वो धार्मिक हो या स्टेट के खिलाफ कोई विचारधारा हो। चौथी जो वहाँ के लीडर्स होते हैं, वो अलगाववादी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं, जिससे जो उनके फॉलोवर्स है, वो इस एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। जी, Is ethics important in public jobs? Ethics important है जी, क्या? जी, जी। एथिक्स मैडम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक सर्वेंट में। जी। क्यों ज़रूरी? अ, आप क्यों क्या आप अगर किसी जॉब पे हैं तो आप कैसे ट्रांसपेरेंसी रखेंगे? जी। ट्रांसपेरेंसी के लिए जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं, एक तो वो उसमें हम जितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और दूसरा डिसीजंस है उसमें एक टीम वर्क के रूप में कार्य करेंगे। तो सबके साथ जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, उसके जो भी प्रोविजंस होंगे, वो प्रॉपर डिस्कशन हो जाएँगे तो ट्रांसपेरेंसी की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर हम इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाएगा। अभी करंट इश्यूज क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज क्या है अपने कंट्री के? व्हाट आर द करंट इकोनॉमिक इश्यूज इन इंडिया? इकोनॉमी देखें तो जो हमारा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो कृषि वाला सेक्टर है वो इतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। दूसरा जो हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थे, उससे शिफ्ट कर गए सर्विस सेक्टर में। तो जो हमारा उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, वो भी जिस लेवल तक होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और तीसरी जो ग्रोथ हो रही है, वो हम ये कह सकते हैं कि बिना जॉब क्रिएशन वाली ग्रोथ हो रही है। तो ये चैलेंजिंग है और बेरोज़गारी को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज है। वेरी गुड। जी। मनीष ओके, अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? सबसे पहला रीज़न जो सरकार ने भी माना वो है हमारी सुरक्षा में चूक, जिसकी वजह से ये अटैक हुआ। दूसरा सर हम ये मान सकते हैं कि ये नहीं, एक इसकी टाइमिंग को लेके आप कुछ जी देखते हैं कैसे? टाइमिंग सर हम जब इसको पाकिस्तान से जोड़ कर के देखते हैं, तो जब भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हुए थे। ठीक अ है, इसके अलावा? दूसरा सर जब भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पे थे। ठीक है, इसके अलावा? अ अ, तीसरा सर अभी पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कश्मीर के बारे में और अपने देश में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के बारे में जो वक्तव्य दिया, उसको भी हम इससे जोड़ के देख सकते हैं। नहीं, वक्तव्य तो वो देते रहते हैं अक्सर। जी, ये 2 मैं वैलिड रीजन मान सकता हूँ, कोई जी। और रीजन तीसरा? तीसरा सर मैं अभी सोच नहीं पा रहा। आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील क्लोज हो रही है, जी, तो किसी वर्ल्ड प्लेयर को ये चीज़ जम नहीं रही हो, जी। उसकी भूमिका हो सकती है इसमें? जी सर, हो सकती है। अच्छा, जैसे हम उसको चाइना से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे सर चाइना और यूएसए में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उस वजह से चाइना ये चाहता है कि इंडिया एक तरह से अस्थिर रहे। तो हम उसको पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में जो अटैक हो रहे हैं, उसमें उसकी भूमिका भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, जी। ये कहाँ, इसका इतिहास कहाँ जाता है, कैसे शुरू हुआ ये? जी सर। अ, इसका सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हम देख सकते हैं 89-90 में जो इन्होंने शुरू किया। अ क्या अ, उससे पहले स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं था? बड़े लेवल पे सर मुझे लगता है उस टाइम शुरू किया था। जी। इसके पीछे कोई वर्ल्ड प्लेयर्स की भूमिका है पहले इतिहास में? भाई, आज एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पाकिस्तान प्रोलिफरेट कर रहा है, जी, सदर्न एशिया में पूरी जगह कर रहा है, जी। तो कहीं ना कहीं उसको फलने फूलने में, आज की स्थिति में आने के लिए कहीं ना कहीं कोई फैक्टर्स रहे होंगे उसके लिए? सर जब शीत युद्ध काल था, तो उस समय पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था और अफ़गानिस्तान यूएसएसआर के खेमे खेमे में था। तो उस समय ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का अखाड़ा बने हुए थे। तो हम इसको उस समय से जोड़ सकते हैं कि इन बड़ी शक्तियों ने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए यहाँ टेरर को भी बढ़ावा दिया था। तो आज जो ये टेररिज्म अपन देखते हैं, इसमें
इसको फलने-फूलने में या इसकी स्थापना में अमेरिका की भूमिका मानते हैं आप? सर शुरुआत हम मान सकते हैं कि अमेरिका ने अपने कैसे? कैसे? किस तरह से? जैसे सर तालिबान था हुँ, अफ़गानिस्तान में, उसको कंट्रोल करने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान की मदद ली थी। हुँ। तो हम उसको जोड़ सकते हैं यूएसए से। इन्होंने तालिबान को लेकिन यूएसए तो चला गया तालिबान से फाइट करके कि ठीक है हमारा तो और हो चुका काम। उसके बाद भी फिर युद्ध लगातार क्यों चल रहा है? ये सर धीरे-धीरे एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की रीति-नीति में घुल गया और जो ये टेरर ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो इतने शक्तिशाली हो गए कि वो वहाँ की सत्ता के खिलाफ भी जा सकते हैं और फिर इसमें अच्छा, क्या ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इतने शक्तिशाली हैं क्या कि पाकिस्तान चाह के भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकता? सर इसमें मुझे लगता है कि दोनों की भूमिका है। पाकिस्तान स्टेट चाहता है कि हम टेरर के माध्यम से इंडिया के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार चालू रखें और दूसरा जो ठीक है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, जी। इसका क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के अंदर? सर जहाँ तक हम सुनते देखते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो उसकी आर्मी के जो काम होने चाहिए, उसके अलावा वहाँ की सत्ता को कंट्रोल करने में भी वो भूमिका निभाती है, तो उसका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है इसका मतलब। बहुत ज़्यादा सर। क्या कारण है कि इंडिया के अंदर आर्मी का इतना इंटरफेरेंस नहीं है, पाकिस्तान में है, जबकि दोनों देश एक साथ एक ही समय पे इंडिपेंडेंट हुए थे? सर हम इंडिया और पाकिस्तान में अगर तुलना करें तो पाकिस्तान एक धर्म आधारित देश बना और दूसरा इंडिया का संविधान इतना विस्तृत और हर एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे अपने आर्मी का सेटअप है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी शक्तियाँ, उनके आप कर्तव्य पॉलिटिकल अधिक साइंस के विद्यार्थी हैं, जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर है? It was a political system that was not properly established in Pakistan and सर हम it was properly established in India, सर हम कह सकते हैं कि वहाँ लोकतंत्र परिपक्व नहीं हुआ था। उस इसलिए आर्मी की भूमिका जी बढ़ती। सर। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जी, इसको लेके भी रिसेंटली कई तरह की डिबेट सामने आई थी। जी, जैसे कि तमिलनाडु गवर्नर ने जो बिल को जी, जी, रोका, जी सर। उस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जी, आप सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? जी सर। 3 पॉइंट। जी, सबसे पहला तो सर सुप्रीम कोर्ट के इंटेंशन पे हम सवाल नहीं लगा सकते क्योंकि एक चुनी हुई सरकार अगर कोई विधेयक पारित करती है तो उसको समयबद्ध रूप से गवर्नर या राष्ट्रपति को ठीक है। अप्रूव या डिसअप्रूव करना चाहिए। दूसरा सर हम इसको शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, उसमें जो इनके मध्य महीन रेखा होती है, उसको ये भी मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार भी कर रहा है। तीसरा सर सुप्रीम कोर्ट जब संविधान की व्याख्या करता है, तो कम से कम संविधान पीठ का गठन करके व्याख्या करनी चाहिए। ऐसा कहीं संविधान में लिखा है क्या कि संविधान की व्याख्या करते वक्त संविधान पीठ की आवश्यकता होती है? क्या 2 जज की जो पीठ होती है वो संविधान की व्याख्या नहीं कर सकती है क्या? सर जो संवैधानिक पीठ का प्रावधान है, उसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 5 न्यायाधीश नहीं है। होने चाहिए। संविधान में कहीं मेंशन है क्या ऐसा? जहाँ तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ 145 के 3 क्लॉज़ में। अच्छा, जी, तो जो शक्तियों के पृथक्करण की बात की आपने, जी। तो शक्तियों के पृथक्करण में क्या लगता है आपको, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के स्पेयर में घुस रही है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के स्पेयर में घुस रही है, लेजिस्लेचर इनके स्पेयर में घुस रही है, क्या मानते हैं आप? भारत के संदर्भ में सर मुझे लगता है कि जुडिशरी दोनों के मामलों में थोड़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही है, बजाय कि एग्जीक्यूटिव या ठीक है, लेजिस्लेचर। आपके अनुसार तमिलनाडु वाले मसले पे सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होता तो वो बेहतर होता? उसको अपन ये इनके इंटरफेरेंस नहीं कहते एक दूसरे के स्पेयर में। सर मैं इसको 2 रूपों में बताना चाहूँगा। हुँ, पहला मुझे लगता है कि वो एक सरकार को ये निर्देश देते हैं कि आप जो संविधान में अस्पष्ट व्याख्या है अभी समय सीमा को लेकर के, तो उसमें संशोधन करके और समय सीमा का निर्धारण करें। दूसरा जब सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दे रहा होता है, तो कम से कम वो संविधान पीठ का गठन करता। नहीं संविधान पीठ वाली बात को एक बार साइड पे रख के चलते हैं। जी, तो आपके अनुसार ये सरकार को उन्हें निर्देश देना चाहिए था। जी सर। इसका मतलब जो बिल है उनको बिना गवर्नर की अनुमति के सुप्रीम कोर्ट के कहने पे राज्य सरकार ने जो है पारित मान लिया। पारित मान लिए, उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जी वो सर। कहीं न कहीं फिर सही नहीं है। जी सर। आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, जी। क्या आपका रोल है एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पे? जी सर सबसे पहला रोल है जो शराब की दुकानें होती हैं, उनकी सेटलमेंट करवाना। दूसरा जब सेटलमेंट हो जाता है, तो उसके बाद इंस्पेक्शन का कार्य, जिसमें जो शर्तें होती है, उनकी अनुपालना सुनिश्चित हो। अ, इंस्पेक्शन में क्या इंस्पेक्शन करते हैं?
जैसे सर इंस्पेक्शन में जो उनको जब लाइसेंस दिया जाता है तो उसमें कई कंडीशंस होती है, जैसे उनके बंद होने का और खुलने का समय होता है। फिर क्या जो ये प्रॉपरली फॉलो किया जाता है बंद होने का और खुलने का सर समय? फॉलो किया जाता है, अगर कोई फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो कैसे कार्रवाई करोगे आप अगर आपने देखा कि एक दुकान खुली है, जी आप 8 बजे बाद गए, जी 8:30 बजे आपको जी। दुकान खुली मिली, तो आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? सर उसमें हम एक केस फाइल कर सकते हैं उनके खिलाफ धारा 58C के तहत। तो वो केस फाइल करके और दुकान को बंद करा देते तो हैं। आप करेंगे केस फाइल, जी सर। दुकान को बंद कराएंगे? जी सर। अच्छा, अभी तक आपने ऐसी कितनी कार्रवाइयाँ की? सर अभी तक मुझे फील्ड पोस्टिंग नहीं मिली है, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं कर पाया। फील्ड पोस्टिंग नहीं मिली है? जी सर। अच्छा अच्छा। ये इंस्पेक्टर राज की आवश्यकता क्या है जब हम एलपीजी के भी पोस्ट एलपीजी एरा में जी रहे हैं? क्या इंस्पेक्टर राज की आवश्यकता है आज? सर अगर शब्द को देखें तो इंस्पेक्टर है, लेकिन जब हम धरातल पर देखते हैं तो हम एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहे हैं, जिसमें जो सभी हितधारक है आबकारी के, वो एक दूसरे से जुड़े क्या हुए। क्या है फैसिलिटेटर के रूप में, क्या आप दो काम करते हैं बताइए? जैसे सर उनको जो भी समस्या होती है तो वो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, तो हम उनकी समस्या का समाधान करते हैं। क्या समस्या होती है जैसे आपके पास आते हैं सॉल्व करते हैं आप? एक दो जैसे सर उदाहरण। सबसे बड़ी समस्या उनकी होती है, अब आबकारी में पूरा डिजिटलीकरण हो रखा है, तो उस वजह से वो सिस्टम प्रॉपर रन नहीं कर पा रहा है, तो उससे संबंधित समस्या होती है, तो जब ऑफिस में आते हैं तो उस तो समस्या को हम। वो तो उसमें आपकी क्या भूमिका? वो तो आपके ऑफिस का कोई सूचना सहायक भी वो काम कर देगा या कोई टेक्निकल स्टाफ होगा वो भी कर देगा। आपने क्या फैसिलिटेटर की भूमिका निभाई इसमें? अ, सबसे बड़ी शर्त तो यही हो रही है। इसके और अलावा आप ये बताइए आप जो फैसिलिटेटर की भूमिका निभा सकते हैं। दूसरा सर जब भी सेटलमेंट का टाइम होता है तो हमें उन सबको ये आबकारी नीति की जो प्रोविजंस है उसके बारे में समझाना पड़ता है, तो उस दृष्टि से हम उनको एक तरह से अच्छा फैसिलिटेटर चलिए की ठीक है, भूमिका आप निभाते फलोदी जिले से हैं। हैं। जी। अभी नया जिला गठित हुआ फलोदी। जी सर। क्या आवश्यकता है नए जिलों की? जी सर जब समय के साथ राज्यों में जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, उसके साथ साथ जो भौगोलिक दूरियां बढ़ जाती है, तो उस दृष्टि से नए जिलों का गठन होना चाहिए। भौगोलिक दूरी तो जब से जिले बने होते हैं तब से वही होती है, जनसंख्या वृद्धि जी। तो होती है, भौगोलिक दूरी तो वही रहेगी, वो बदलती थोड़ी है। पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे राज्य की क्षमता बढ़ती है, तो उस दृष्टि से जो भी चलिए फलोदी जिला बनाया, जी, क्या उसके 4 पॉजिटिव एस्पेक्ट बताइए कि ये 4 पॉजिटिव बातें हुई जिला बनाने से? जी सबसे बड़ी तो ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ के जो निवासी है, उनको अपने जिला लेवल के कार्य के लिए इतना दूर नहीं जाना पड़ता, जैसे पहले जोधपुर जिला लगता था। दूसरा आपको सर। नहीं लगता ई गवर्नेंस के युग में जी रहे हैं हम? जी, तो ये जो जाने वाला प्रोसेस है तो बहुत पुराना हो चुका है। आज ई गवर्नेंस है, आप ई मित्र के माध्यम से आपकी जो भी स्कीम है, डॉक्यूमेंट आप अप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिक पास होता है या फिर वो अगर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी पूर्ति होती है तो उस हिसाब से पास होता है। जाने की ज़रूरत ही नहीं है जिला हेडक्वार्टर पे। पर फिर भी सर हम आप देख। मुझे जाने की वजह बता दीजिए कोई 2-3। जी जैसे सर जिला लेवल पे जो रेवेन्यू मैटर होता है, उसमें व्यक्तिगत रूप से कई बार जाना होता है। अच्छा, और दूसरा सर जब तो जिले। ये जो जिला बनाने में अपन ने जितना पैसा खर्च किया, जितने जिले बनाए हैं, जी। आपको नहीं लगता रेवेन्यू मैटर्स के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था हो सकती थी, इससे कम में हो जाती और बेहतर हो पर जाती? सर उसके पीछे और भी कारण है, सिर्फ एक में। ठीक है, आप और कारण बताइए। दूसरा सर जब नए जिले गठित होते हैं हुँ, तो इसके साथ-साथ में वहाँ पंचायती राज सिस्टम को भी डेवलप करना होता है। तो लोगों को अपने प्रतिनिधित्व के लिए अधिक अवसर मिलते हैं। जैसे नए जिलों में जिला परिषद का गठन होगा, ठीक है। तो लो। नेक्स्ट, फेयर इनफ। जी। नेक्स्ट। और तीसरा जब सर एक जिला गठित हो जाता है तो स्टेट को कोई भी एक ऐसी योजना जो पूरे राज्य में लागू करनी होती है, तो उसको अलग-अलग जिलों या अलग-अलग क्षेत्र के लिए ना करते हुए सिर्फ़ जिले लेवल पे लागू करते हैं, तो उसका प्रभाव उस जिले तक भी पहुँच जाता है। नेक्स्ट। अ, और सर हम ये मान सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की पोस्टें होती है, पद होते हैं, उनमें भी वृद्धि होती है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, उनके भी अवसरों में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट। अ इसके अलावा सर कानून व्यवस्था की स्थिति भी अगर एरिया छोटा है तो बेहतर रूप से हो पाती है। ओके, जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।